हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 5 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे ये वीडियोस आपको मिलती रहे रेगुलरली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अक्टूबर 2020 की ई बुक आ चुकी है मंथली करंट अफेयर की। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, अलग अलग सेपरेट ई बुक है। इस ई बुक में दोस्तों प्रत्येक चैप्टर्स को कैटेगरी वाइज एक्सप्लेन किया गया है, तो आप लोग जाकर एमजेटी ऐप पर इसे परचेज कर सकते हैं। अच्छा, ई बुक को लेकर के बहुत लोगों का सवाल था कल कि किसे परचेज करना चाहिए, किसे नहीं परचेज करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप डेली करंट अफेयर की वीडियो रेगुलरली देखते हो और प्रत्येक दिन का नोट्स बनाते चलते हो और क्विज भी सॉल्व करते चलते हो, पीडीएफ भी स्टोर करते चलते हो, तब आपको ई बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। अगर आप रेगुलर वीडियो देख पा रहे हो डेली करंट अफेयर की, आप लोग अपना नोट्स भी तैयार करते चल रहे हो और पीडीएफ भी जो मैं प्रोवाइड करता हूँ इमेजेस फॉर्म में अब तो प्रोवाइड करने लगा हूँ वो भी, और पीडीएफ भी फॉर्म में प्रोवाइड करता हूँ, उसको स्टोर कर रहे हो, क्विज डेली सॉल्व कर रहे हो 2 मिनट में, तो आप लोग को ई बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ई बुक उनके लिए है जो डेली करंट अफेयर के लिए अपना टाइम नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, डेली करंट अफेयर को टाइम नहीं दे पाते हैं या फिर वो नोट्स नहीं बना पाते हैं। देखिए दोस्तों, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स ही एग्ज़ाम का सच्चा साथी होता है। एग्ज़ाम टाइम पर क्विकली रिवीजन करना होता है। ऐसे समय में आपके पास अगर नोट्स रहता है तब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। यानी अब आपको क्लियर हो गया, जो डेली हमारे व्यूअर हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए ई बुक नहीं है। ठीक है, वो लोग डेली वीडियो देखते हैं, उतना ही काफ़ी है उनके लिए। कोई भी एग्जाम में जा करके आप बैठ जाना, आप 100% स्कोर करके आओगे। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था, पाल जाचेरिया किस भाषा के लेखक हैं जिनको वर्ष 2020 का एजुथचन पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये मलयालम लेखक हैं दोस्तों। अगला, भाषाई आधार पर पुनर्गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने डिटेल में लिखा है। आप लोगों को कई बार बताया जाता है, आप लोग डिटेल में ज़रूर आंसर किया करो, इससे आपका भी फायदा होगा, आपके जो कमेंट्स रीड करेंगे उनका भी फायदा होगा। बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई? तो अभी हाल ही में दोस्तों असम में, कहाँ पर? असम में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसकी आधारशिला रखी है। इसका उद्देश्य क्या है, यानी क्यों यह स्थापित किया जाना है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? तो दोस्तों इसका मेन पर्पज़ यही है कि सब्जियों को संरक्षित किया जा सके, साथ ही साथ सब्जियों को एक स्टैंडर्ड लेवल पर प्रमोट किया जा सके। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए जो वहाँ के किसान हैं असम के, वो जो प्रोड्यूस करते हैं सब्जियों का, तो उनके प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी, तो इनकम को भी बढ़ाने के लिए इजराइल की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। तो अब वो सब्जियों का उत्पादन करने के लिए इजराइल की नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, इसीलिए इस इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है। अब कहाँ पर यह स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये असम के गुवाहाटी के खेतड़ी में, कहाँ पर? खेतड़ी में, असम के गुवाहाटी के खेतड़ी में स्थापित किया जा रहा है। सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसका आधारशिला रखा है। ठीक है इसकी। चलिए अब आया है असम, तो हम लोग असम से रिलेटेड जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले दिनों में उनका करते हैं रिवीजन। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला सब्जियों के संरक्षण के लिए। अगला पॉइंट, असम लोक सेवा आयोग के आवेदन में ट्रांसजेंडर्स विकल्प को भी अब ऐड कर दिया गया है। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है असम। भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है, नितिन गडकरी जी ने रखा था। काती बिहू महोत्सव अभी हाल ही में मनाया गया। अच्छा, असम के अन्य महोत्सव बररुम्बा है, ठीक है, झुमरू है, भोराल है, ये सभी असम के महोत्सव होते हैं। चलिए, स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम योजना अभी हाल ही में आया था कुछ ही दिन पहले। अच्छा, पद्म पाणी बोरा जी ने एक बुक लिखी है असम के ऊपर, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, ये भी असम से ही रिलेटेड है, आपको याद रखना चाहिए। कृतज्ञता पोर्टल लॉन्च किया गया था, किसके लिए? ऑनलाइन पेंशन सबमिशन के लिए ये लॉन्च किया गया था। असम से रिलेटेड ये करंट अफेयर हुआ। अब बात करते हैं स्टैटिक की। असम देख लीजिए मैप में, ये रहा असम, ठीक है, बैंगनी कलर का। दिसपुर यहाँ की राजधानी है। सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी जी। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है असम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक सींग वाले गैंडे के लिए ये फेमस है और अभी हाल ही में यहाँ पर भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर देखा गया था।
मानस वन्यजीव अभयारण्य ये भी है असम में। असम देख लीजिए थोड़ा सा और डिटेल में, ये किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो दोस्तों आप लोग बेधड़क ऑप्शन लगा दीजिएगा अगर पूर्वोत्तर के कोई भी राज्य ऑप्शन में है तो, ठीक है। ये सभी से बॉर्डर शेयर करता है, साथ ही साथ ये पश्चिम बंगाल से भी बॉर्डर शेयर करता है। तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी से अपना बॉर्डर शेयर करता है असम। ओके, असम हाई कोर्ट, असम का जो हाई कोर्ट है उसका नाम है गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है। इधर देखिए मैं लिखा हूँ, ये है गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है इसका जो ज्यूरिडिक्शन पड़ता है, यानी ये किन किन राज्यों का देखता है कार्यभार अपना, तो असम के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर पी बना दीजिएगा। कई बार बताया गया है आपको इसे पी बना देना है। पी बनाने से क्या होगा, असम का जो हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट वो असम को भी देखता है, अरुणाचल प्रदेश का भी देखता है काम, और नागालैंड का और मिजोरम का भी। इन 4 राज्यों का कार्यभार गुवाहाटी हाई कोर्ट में होता है, ठीक है। जिसके चीफ जस्टिस अभी एक्टिंग में है, एक्टिंग यानी कार्यवाहक हैं, क्योंकि जो अजय लांबा जी थे वो रिटायर हो गए हैं। तो कार्यवाहक हैं एन कोटेश्वर सिंह, याद रखिएगा। मणिपुर का दोस्तों अपना अलग हाई कोर्ट है, त्रिपुरा का अलग हाई कोर्ट है, मेघालय का अलग हाई कोर्ट है। तो पी आपको बना देना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिशन सागर 2 के तहत INS ऐरावत द्वारा किस देश को खाद्य सामग्री पहुंचाई गई। तो मिशन सागर 2 के तहत दोस्तों इंडियन नेवल शिप ऐरावत ने सूडान कंट्री को, किसे, सूडान देश को दोस्तों अभी हाल ही में खाद्य सामग्रियां पहुंचाई गई हैं। कितने की, 100 टन खाद्य सामग्रियां पहुंचाई गई हैं। एक्चुअली में मिशन सागर पहले समझ लीजिए है क्या। मिशन सागर 2 के तहत दोस्तों INS ऐरावत जो है, जो इंडियन नेवल शिप है ऐरावत, ये क्या कर रहा है, ये कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया इन देशों में खाद्य सामग्रियां पहुंचा रहा है, जिससे इन कंट्रीज़ में इस पैंडेमिक के टाइम पर हेल्प की जा सके, ठीक है। तो क्योंकि ये सभी देश जो हैं ये बहुत ही गरीब देश हैं, तो इन देशों की मदद कर रहा है भारत। ओके, तो भारत जो है वो प्राकृतिक आपदाओं में जो उसके मित्र देश हैं, जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, उनकी हेल्प के लिए ही ये मिशन सागर शुरू किया है। तो मिशन सागर 2 के तहत INS ऐरावत जो है ये अभी हाल ही में सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया इन देशों में दोस्तों ये खाद्य सामग्रियां पहुंचा रहा है। अब हम लोग चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं कहाँ कहाँ पर है ये सभी कंट्रीज। तो वर्ल्ड मैप में देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, यानी अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में यहीं नॉर्थ में ही दोस्तों आपको दिख जाएगी कंट्रीज, ये रही सूडान, ये सूडान कंट्री है। और इसी के जस्ट साउथ में है साउथ सूडान यानी दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान दोस्तों ये UNO में शामिल होने वाला आखिरी देश है, इसे भी याद रखना है आपको। तो ये दक्षिण सूडान हुआ, ये सूडान हुआ। यहाँ पर आपको दिख रहा है इरेटिया, ठीक है। इरेटिया का भी नाम अभी मैंने आपको बताया। जिबूती का नाम मैंने लिया था, ये है जिबूती, ये छोटी सी कंट्री है जिबूती, ठीक है। इधर गल्फ ऑफ अदन है यानी अदन की खाड़ी है, इधर रेड सी है, लाल सागर है, ठीक है। और इधर आपका अरब सागर, ओके, अरब सागर इधर है, अरेबियन सी। और ये रहा हमारा भारत। क्लियर है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य ने राज्य वन्य जीव बोर्ड का पुनर्गठन किया। तो अभी हाल ही में दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार ने उड़ीसा राज्य वन्य जीव बोर्ड का पुनर्गठन किया है। उड़ीसा स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। क्या पर्पज़ है, क्या उद्देश्य है, तो दोस्तों वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका फिर से प्रोसेसिंग शुरू करने के लिए, और जिससे संरक्षित जो क्षेत्र हैं उनका वैज्ञानिक प्रबंधन किया जा सके, यानी कि साइंटिफिकली मैनेजमेंट किया जा सके उसका। तो इसी वजह से एक बार फिर से स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का गठन किया गया है, यानी पुनर्गठन किया गया है, ठीक है। अब इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए, उपाध्यक्ष कौन बनाए गए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इस बोर्ड के अध्यक्ष तो दोस्तों हैं उड़ीसा के CM नवीन पटनायक जी, लेकिन काम किसको करना है, उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष विक्रम केसरी जी हैं, जो कि वन और पर्यावरण मंत्री हैं उड़ीसा के, ठीक है। चलिए अब उड़ीसा आया है तो उड़ीसा से करंट अफेयर के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। उड़ीसा ने दोस्तों अभी हाल ही में सुमंगल पोर्टल और उड़ीसा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। सुमंगल पोर्टल इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने के लिए था। संगीत नाटक पुरस्कार का नाम बदलकर सुनंदा सम्मान कर दिया गया। मो विद्युत पोर्टल इसको लॉन्च किया उड़ीसा ने ही। DRDO मिसाइल की मैक्सिमम टेस्टिंग यहीं पर होती हैं। अगले 3 वर्षों तक राष्ट्रीय रग्बी टीम का प्रायोजन यानी स्पॉन्सर करने वाला है उड़ीसा। सुजल योजना स्वच्छ पेयजल के लिए अभी हाल ही में उड़ीसा ने शुरू किया है। अगर ये योजना सफल होती है तो क्या होगा, तो 24 घंटे तक प्योर वाटर सप्लाई करने वाला उड़ीसा पहला राज्य बन जाएगा, ठीक है। सुजल योजना के तहत 24 घंटे पीने लायक पानी ये सप्लाई करेगा।
उड़ीसा बाई रोड कैंपेन शुरू किया उड़ीसा ने, क्यों? वहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। गरिमा योजना लॉन्च की गई उड़ीसा के द्वारा। क्लियर है? तो ये कुछ योजनाएं और करंट अफेयर के क्वेश्चन से उड़ीसा से। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टैटिक की। तो स्टैटिक में देखिएगा दोस्तों, भारत के मैप में ये रहा उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा यहाँ पर है, भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। नवीन पटनायक जी बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, 5वीं बार यानी 5 बार ये सीएम रह चुके हैं। राज्यपाल यानी गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य और चंदका हाथी विहार, ये है उड़ीसा में ही, ठीक है। उड़ीसा में यहाँ पर आपको दिख जाएगी, यहाँ पर छोटी सी है चिल्का झील, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। उड़ीसा दोस्तों ये 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था बंगाल से, और इसी वजह से 1 अप्रैल का जो दिन होता है ये उड़ीसा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी दिन को मनाया जाता है उत्कल दिवस या उड़ीसा स्थापना दिवस। हालांकि आज़ादी के बाद तो 26 जनवरी 1950 को अलग किया गया, एक बार फिर से पुनर्गठन किया गया, लेकिन उत्कल दिवस 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। क्लियर? बिल्कुल। उड़ीसा हाई कोर्ट, मोहम्मद रफीक जी हैं यहाँ के चीफ जस्टिस। क्लियर? उड़ीसा अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और आंध्र प्रदेश से शेयर करता है। क्लियर है? बिल्कुल। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। वीडियो में व्यूज़ होते हैं दोस्तों 10,000, 11,000, लेकिन लाइक आते हैं सिर्फ 2,000 के आसपास या 1,700 के आसपास। तो ऐसा क्यों करते हो आप लोग? आप लोग वीडियो देखते हो, एंड तक देखते हो, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखो, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखो। मैं यहाँ पर देखता हूँ एनालिटिक्स में कि बेल आइकन बहुत कम लोग प्रेस किए हुए हैं, लगभग 8 से 10% लोग बेल आइकन से आते हैं यहाँ पर, बाकी लोग अदर प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं व्यू करने। तो ऐसा मत करो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो जब भी वीडियो अपलोड हो, जिससे आप लोग तुरंत उस पर क्लिक करके आओ। साथ ही साथ आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूला करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो। देखिए आपके पास मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास हमेशा करता रहता हूँ, बस आपकी भी थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए हमको। आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करोगे तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और मैं अगले दिन और ज़्यादा एनर्जी के साथ और ज़्यादा उत्साह के साथ आपको और ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश किया करूँगा। इससे होता क्या है दोस्तों, थोड़ा सा अंदर में एक उत्साह आता है। अगर आप लोग वीडियो को शेयर करते हो, वीडियो पर रिस्पांस अच्छा आता है, तो फिर खुद एक खुशी महसूस होती है, और फिर ये लगता है कि यार कल और अच्छी चीज़ें बताऊंगा और अच्छी अच्छी चीज़ें रिसर्च करके बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसे अंतर संसदीय संघ का नया अध्यक्ष चुना गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों दुआरते पचेको को, किसे? दुआरते पचेको को अंतर संसदीय संघ यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का अध्यक्ष चुना गया है। कब तक के लिए? ये दोस्तों 2020 से 2023 तक रहेंगे। ठीक है, 2020 से 2023 तक का कार्यकाल इनको मिला है। ये IPU यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के ये 30वें अध्यक्ष हैं। कौन से नंबर के? 30वें अध्यक्ष हैं दुआरते पचेको। हैं कहाँ के? ये हैं दोस्तों पुर्तगाल के। कहाँ के? पुर्तगाल के। ठीक है, अच्छा पुर्तगाल के ही और कौन है? पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस हैं, उनका नाम याद रखिएगा। वो क्या हैं? वो UNO के चीफ हैं। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी आप लोग लिंक कर सकते हो। ये किसकी जगह पर आए हैं? तो दुआरते पचेको दोस्तों ये आए हैं गैब्रिएला क्यूवास वैरान की जगह पर। किसकी जगह पर? गैब्रिएला क्यूवास वैरान की जगह पर आए हैं ये। अच्छा, ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन होता क्या है दोस्तों? सभी देशों की जो संसद होती हैं, इन संसदों का भी एक यूनियन बनाया गया है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो उसी के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। सीधी सी बात समझिए, सभी देशों में सभी की अपनी अपनी संसद होती है। इन संसदों का जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो लीड करता है, यानी इनका जो सम्मेलन वगैरह होता है, उनके अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी? तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रियंका राधाकृष्णन को, किसे? प्रियंका राधाकृष्णन जो कि भारतीय मूल की हैं, इनको न्यूजीलैंड में वहाँ के मंत्रिमंडल में मंत्री का पद दिया गया है, और ये बन गई हैं भारतीय मूल की पहली व्यक्ति न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली। ठीक है, मिनिस्टर का पद पाने वाली। तो न्यूजीलैंड की सरकार अभी हाल ही में गठित हुई है, आपको पता है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि वहाँ की जेसिंडा अर्डन जो हैं वो दोबारा से PM बनी है। तो वहाँ पर जब सरकार बनी तो वहाँ पर सभी को मंत्रालय सौंपा गया, उसी में से एक मंत्रालय मिला प्रियंका राधाकृष्णन को। ये कौन सा मंत्रालय पाई हैं? तो इनको दोस्तों मिला है युवा, विविधता, जातीय समुदाय, सामाजिक विकास और रोजगार मंत्रालय। क्लियर? प्रियंका राधाकृष्णन को। इनका जन्म दोस्तों हुआ था चेन्नई में, तमिलनाडु में, और ये न्यूजीलैंड में रहती हैं, भारतीय मूल की। क्लियर? न्यूजीलैंड आया है। चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में न्यूजीलैंड है कहाँ पर। तो दोस्तों वर्ल्ड मैप में ये रहा सबसे पहले हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप, ये रहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप।
इसी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है न्यूजीलैंड भी, यहाँ पर इसके नीचे आपको मिल जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, थोड़ा सा और जूम इन करते हैं। न्यूजीलैंड ये रहा। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या होती है? न्यूजीलैंड की राजधानी ये आपको दिख रही है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और पीएम कौन है? जेसिंडा अर्डन। मैंने अभी आपको बताया। यहाँ की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। क्लियर बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी एंड किट का स्पॉन्सर चुना गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में एमपीएल को इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी और किट स्पॉन्सर चुना गया है। जर्सी होता क्या है? जो ड्रेस पहनी जाती है, जो क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं जो ड्रेस पहनते हैं उसे जर्सी कहते हैं। और उसी के साथ जो किट वगैरह पहनते हैं, चाहे वो हेलमेट हो गया या फिर क्रिकेट के जो भी किट हुए, बैट से लेकर के पैड से लेकर के सब कुछ, ग्लव्स वगैरह सब किट के अंतर्गत आते हैं। तो सभी का स्पॉन्सर कौन होगा अब? एमपीएल का फुल फॉर्म होता है मोबाइल प्रीमियर लीग। ये क्या है? एक फैंटेसी गेमिंग कंपनी है एमपीएल, जैसे ड्रीम 11 वगैरह है वैसे ही एमपीएल ही। ठीक है, तो भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी और किट का स्पॉन्सर किसे चुना गया? एमपीएल को। कितने वर्षों के लिए? अगले 3 वर्षों के लिए। किसकी जगह पर आया है? यानी इससे पहले कौन था? इससे पहले था नाइकी। ठीक है, ये ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है, इससे पहले नाइकी था, वो 5 वर्षों तक रहा भारतीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर, किट स्पॉन्सर। ठीक है, अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अभी आईपीएल हो रहा है। आईपीएल में दोस्तों ड्रीम 11 को चुना गया है टाइटल स्पॉन्सर। ड्रीम 11, आप लोग जब भी आईपीएल का नाम सुनेंगे इस बार यही कहा जाएगा, ड्रीम 11 आईपीएल। ठीक है, हुआ था विवो आईपीएल पहले। ठीक है, विवो आईपीएल को इस बार बाहर भगाया गया और ड्रीम 11 आईपीएल किया गया। याद रखिएगा, ड्रीम 11 आईपीएल सिर्फ इसी वर्ष के लिए है, फिर विवो आ जाएगा। ओके, अनअकैडमी आपको दिख रहा है डी ऑप्शन में। अनअकैडमी को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है। ठीक है, आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में किस स्टार्टअप्स ने कोविड-19 श्री शक्ति पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों 6 स्टार्टअप्स ने कोविड-19 श्री शक्ति पुरस्कार जीता है। अभी कुछ ही दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग से माई गवर्नमेंट के द्वारा MIGOV के द्वारा एक आयोजित किया गया, एक चैलेंज आयोजित किया गया, जिसमें दोस्तों 6 महिला स्टार्टअप्स का मतलब क्या हुआ? ऐसे स्टार्टअप्स जो महिलाओं के लीडरशिप में आते हैं। ठीक है, यानी 6 ऐसे स्टार्टअप्स जो महिलाओं की लीडरशिप में थे उनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, उन्होंने ये अवार्ड जीता है, कोविड-19 श्री शक्ति पुरस्कार। ओके, उद्देश्य क्या था? इसका मेन पर्पज़ यही है कि महिला स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना, खास करके कोविड-19 पैंडेमिक के बाद में। ये जो आपको इमेजेस दिखा रहा हूँ, मैं शो करा रहा हूँ, इनमें उन 6 स्टार्टअप्स के लीडर्स और उनकी डिटेल्स है, आप लोग देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने कितने दिवसीय वर्चुअल गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर के 3 दिवसीय वर्चुअली गंगा उत्सव का आयोजन किया। वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन ही किया गया है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन वगैरह हुआ। तो गंगा उत्सव 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कब से कब तक? 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसे लगातार तीसरी बार यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चुना गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों राजा कृष्णमूर्ति को लगातार तीसरी बार यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चुना गया है, लगातार तीसरी बार। इन्होंने दोस्तों किसको हराया है? ये लिबर्टेरियन पार्टी के एक थे प्रेस्टन नेल्सन। कौन? प्रेस्टन नेल्सन थे, जो कि लिबर्टेरियन पार्टी के थे। उनको इन्होंने हराया और एक बार फिर से यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं। इनका जन्म दोस्तों हुआ था दिल्ली में, लेकिन इनके माता पिता तमिलनाडु के हैं। ठीक है, तो ये हुए भारतीय मूल के। आपको तो पता ही होगा दोस्तों, यूएस में चल रहा है चुनाव। ठीक है, यहाँ पर चुनाव हो चुका है और इस पर भी वीडियो भी जल्दी ही मैं देने वाला हूँ आपको। अमेरिका में जो चुनाव हुआ है, तो इसमें 2 बड़ी पार्टियां हैं। कौन कौन सी? एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा है रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी के हैं डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं जो बिडेन। अब देखिए, इसमें अभी चुनाव चल रहा है। ये जो मैं आपको इमेज शो करा रहा हूँ, ये कुछ नतीजे हैं, यानी कि अभी पूरा का पूरा क्लियर नतीजा नहीं आया है कि कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा। तो इसका सीधा इम्पैक्ट दोस्तों इंडिया पर पड़ने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग उस वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल में, कि क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा भारत को। ठीक है, कौन जीतता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से कौन पहले अमेरिकी ट्रांसजेंडर विधायक चुने गए? तो दोस्तों मैकब्राइड डेलावेयर पहले अमेरिकी ट्रांसजेंडर विधायक चुने गए हैं, या कहें पहले ट्रांस सीनेटर बने हैं ये मैकब्राइड डेलावेयर। किस पार्टी से हैं? ये हैं डेमोक्रेट पार्टी से।
अगला है, हाल ही में दिग्गज क्रिकेटर मार्लो सैमुअल्स ने संन्यास की घोषणा की। ये किस देश से खेलते थे? तो दोस्तों ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी थे, मार्लो सैमुअल्स। ये वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर थे। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से। इनके करियर की बात करें तो 71 टेस्ट मैचेज इन्होंने खेले हैं, 207 वनडे मैचेज इन्होंने खेले हैं और 67 T20 इंटरनेशनल इन्होंने खेले हैं और टोटल 11,134 इंटरनेशनल रन ये बना चुके हैं, जिसके साथ 152 विकेट्स भी लिए हैं, यानी ऑलराउंडर थे। क्लियर? अच्छा, अभी कल भी आपको एक खिलाड़ी के बारे में बताया गया था, शेन वाटसन। इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की थी। ठीक है, तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग लाइक और शेयर जरूर करोगे। और दोस्तों आज मंथली करंट अफेयर के अक्टूबर मंथ का अगला पार्ट आने वाला है, पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के अभी देख लीजिए चैनल पर। एक्चुअली में अभी तक मैं ई बुक्स पर बिजी था, इस वजह से वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी। अक्टूबर के पार्ट 2 आने के जस्ट बाद दोस्तों अगले दिन से डेली जीके टेस्ट कंटिन्यू हो जाएगा। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं डेली जीके टेस्ट के लिए, वो भी कंटिन्यू होगा, बंद नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कितने एयरपोर्ट को 50 वर्षों तक अडानी ग्रुप को पट्टे पर दिया हुआ है? अगला है, टैक्स पेमेंट के लिए फेशियल वेरिफिकेशन तकनीकी का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन है? दोनों ही क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ई बुक में तो ई बुक भी आप परचेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, इन दोनों वीडियोज़ को भी देख लीजिए, ये भी आपके लिए यूजफुल है। वीडियो देख लियो तो आप जाओ इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल MGT ऐप पर, तो वहीं पर जाकर आप लोग क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।